हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल्थ गोड की एक और नई वीडियो में। तो इस गुनाह के लिए तो हम लोग, अगर तुम लोगों को यहाँ पे 10,000 बार भी मौत के घाट उतारे तो वो भी कम होगा। और ये कहकर लेफ्ट वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर फैंक भी जल्दी से अपने स्पेयर को बाहर निकालकर उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और जैसे उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जो देखकर मैं चूचू भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना बेकार होगा। इन लोगों को अब यहाँ पे मार मार के ही समझाना पड़ेगा, तभी ये लोग हमारी बात समझेंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंग और लेफ्ट के दरमियान बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की स्पीयर फाइट चल रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि फैंग काफी हद तक उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर वो दोनों गार्डियंस भी हैरान थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे अपने स्पीयर को सीधा उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिसे रोकने के लिए लेफ्ट को वहाँ पे काफी पीछे हटना पड़ गया था। लेकिन फैंग तो वहाँ पे रुकने को तैयार ही नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक बहुत ही अग्रेसिवली लेफ्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे पीछे हटाता जा रहा था। और इस बीच वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ पे मैड एक्सप्लोजन व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट गार्डियन के ऊपर हमला करके उसे सीधा अपनी ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर फेंक देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे एक भी पल ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हुए राइट के ऊपर भी हमला कर देता है, और उसके ऊपर भी हमला करते हुए उसे भी अपनी स्टारशिप के ऊपर फेंक चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लेफ्ट की हालत तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था कि राइट अभी तक भी वहाँ पे कुछ बेहतर दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बीच जब उसकी नजर वहाँ पे एसाटाज़ू के ऊपर पड़ती है तो एसाटाज़ू की बॉडी से निकलने वाले औरत को महसूस करके उसके रोंगटे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उसे वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। इस दौरान हम देखते हैं कि फैंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि लेफ्ट गार्डियन के सर के ऊपर पाँव रख के अपने स्पेयर को वहाँ पे राइट गार्डियन के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, वो काम हमने नहीं किया, तुम लोग ही थे जो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और ये कहकर फैंग वहाँ पे उन दोनों को एक किक मारकर उन्हें वहाँ पे एसाटाज़ू की तरफ आगे भेजते हुए कहता है, अब जरा तुम लोग अच्छी तरह से सोच के बताओ कि गेट ऑफ वर्ल्ड रुइंस को किसने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन उससे पहले हमें ये बताओ गेट ऑफ वर्ल्ड रुइंस को रिपेयर कैसे किया जाए। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्डियन वहाँ पे पीछे पलट कर फैंग को जवाब देते हुए कहता है, गेट ऑफ वर्ल्ड रुइंस को रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये गेट तब से एक्सिस्ट करता है जब से 9 रियल्म्स को बनाया गया था, इसलिए मैं तो क्या कोई भी नहीं जानता होगा कि ये गेट कहाँ से आया था और इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। ये यूनिवर्सल पावर से ऑपरेट हो रहा था, जो कि अब टूट चुका है। तो तुम लोग ही बताओ कि भला इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कि यूनिवर्सल पावर को कंट्रोल कर सकता होगा, क्योंकि गेट ऑफ वर्ल्ड रुइंस को अब सिर्फ वही रिपेयर कर सकता है जो कि यूनिवर्सल पावर को कंट्रोल करना चाहता हो। उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाज़ू के डिसेबल्स के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, और वो सभी लोग वहाँ पे मुस्कुराते हुए एसाटाज़ू की तरफ देखने लगे थे। तभी वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ऑलरेडी हमारे 50 एलएम के अंदर बहुत सारे डीमंस फैले हुए हैं, जिसके चलते हमारे 50 एलएम को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो इस सब के चलते हम तुम्हारे जैसे खतरनाक लोगों को अपने 50 एलएम के अंदर कभी भी इंटर नहीं करने देंगे। तुम्हारे जैसे घटिया लोग तो हमारे 50 एलएम के अंदर और भी बड़ी तबाही लेकर आओगे, जो कि हम हरगिज भी नहीं होने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे अपनी जान कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। और ये कहकर हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे एक पावरफुल एसाटाज़ू यंग और उनके डिसेबल्स का मुकाबला करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद करो और गौर से देखना, अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। और ये कहकर बर्निक्रो वहाँ पे साइड हट जाता है, जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि एसाटाज़ू के वहाँ पे जितने भी डिसेबल्स मौजूद थे वो भी वहाँ पे सभी साइड पे हट जाते हैं, जिसके साथ ही हम लोगों को सीधा वहाँ पे एसाटाज़ू को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे अपनी सोल री-इनकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं। और उनकी चुटकी बजाते साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के बीचों बीच वहाँ पे कुछ अजीब होने लगता है। गेट ऑफ वर्ल्ड रुइंस से, जो कि यूनिवर्सल पावर से चलता था, वो दोबारा से वहाँ पे रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और जैसे वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे सब कुछ देखते हैं तो उनकी तो आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों बार बार अपनी आंखें साफ करके सामने की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि उन दोनों को वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन जब वो दोनों अपनी आंखें साफ करके दोबारा सामने की तरफ देखते हैं तो वो दोनों एक साथ ही वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत में ही गेट ऑफ वर्ल्ड रुइंस दोबारा से रिपेयर हो रहा है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे एसाटाज़ू यंग की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा, अभी तक भी इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो कि यूनिवर्सल पावर को कंट्रोल करना चाहता है। आखिर ये पर्सन है कौन? कौन है ये महान इंसान? ये इंसान है या फिर कोई गॉड है? उन दोनों गार्डियंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाज़ू के सभी डिसेबल्स के फेस के ऊपर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है, और तभी मिस निंगयू वहाँ पे मुस्कुराकर चिल्लाते हुए कहती है, ये कोई गॉड नहीं है, ये ट्यान एसेट के लीडर और हमारे एंसेस्टर महान ज़ू यंग हैं, जिनके सामने गॉड भी अपना साथ झुकाते हैं। मिस निंगयू के इंट्रोडक्शन के साथ तो गूज़बम्प्स आ गए थे, जबकि इस इंट्रोडक्शन के साथ ही हम देखते हैं कि एसाटाज़ू वहाँ पे गेट ऑफ वर्ल्ड रुइंस को दोबारा से पूरी तरह से रिपेयर कर चुके थे। जबकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे एसाटाज़ू यंग का नाम सुनते हैं तो वो दोनों खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये ज़ू यंग है? एसाटाज़ू यंग। और एक कहकर लेफ्ट गार्डियन वहाँ पे आगे बढ़कर एसाटाज़ू से माफी मांगते हुए कहता है, एसाटाज़ू प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप कौन है, हम आपको अपने 50 एलएम का दुश्मन समझ बैठे, जबकि आपने तो गेट ऑफ वर्ल्ड रुइंस को दोबारा से रिपेयर करके हमारे 50 एलएम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इस आप हमारे साथ हमारे 50 एलएम में चलिए, हम आपका बहुत ही अच्छे तरीके के साथ स्वागत करेंगे। आप जिस भी रास्ते से गुजरोगे हम वहाँ पे फूलों की बारिश कर देंगे।
50 एलएम की डीमंस को भी तो पता चले। उन्हें खत्म करने के लिए उनकी मौत वहाँ पे आ चुकी है। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे एसाटजू के पास जाने की कोशिश करता है तो मिस चूचू वहाँ पे उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि एसाटजू दोबारा से अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर विराजमान हो चुके थे। मिस चूचू को वहाँ पे उस गार्डियन का रास्ता रोकते हुए देखकर जिया और बाकी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे आपस में डिस्कस करते हुए कहते हैं, चूचू एक बार फिर से अब अपना असली रूप दिखा रही है, तो तुम लोगों को क्या लगता है इस बार चूचू कितने पैसों की डिमांड करेगी। जिस पे लिंगू वहाँ पे कुछ सोचकर जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस बार चूचू ज्यादा पैसों की डिमांड करेगी। लेकिन बर्नेक्रो आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं तुम गलत हो, मुर्गा सामने से कटने के लिए उसके पास आ रहा है तो वो उसे पूरी तरह से निचोड़ लेगी। बर्नेक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं यहाँ पे पैसों की डिमांड करने वाली हूँ। गेट ऑफ वारुअर्स को रिपेयर करना तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम था और वैसे भी ये काम एसाटजू ने इंसानियत के लिए किया था, ना कि पैसों के लिए। तो फिर भला मैं इस अच्छे काम के बदले में इनसे पैसों की डिमांड कैसे कर सकती हूँ। एसाटजू भी वहाँ पे मिस चूचू का ये नाटक साफ साफ समझ रहे थे, इसलिए हम देखते हैं कि एसाटजू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। जबकि हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे उसकी टांग खींचते हुए कहती है, ओहो अचानक से मिस चूचू इतनी ज्यादा महान कैसे बन गई। मिस निंग्यू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नेक्रो भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, कहीं इसे बुखार तो नहीं हो गया। और ये कहकर जब बर्नेक्रो आगे बढ़कर उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इसे तो बुखार भी नहीं है, तो फिर ये ऐसी बैकी बैकी बातें क्यों कर रही है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस दोबारा से आगे बढ़कर एसाटजू के सामने अपना सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, गेट ऑफ वारुअर्स को रिपेयर करके आपने हमारे 50 एलएम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसके चलते अब आप हमारे 50 एलएम के बेनिफैक्टर हो। आपका हमारे ऊपर किया हुआ एहसान इतना ज्यादा बड़ा है कि हम चाहकर भी उसका बदला नहीं चुका सकते, पर फिर भी हम लोग आपको अपने कुछ खास चॉइस देना चाहते हैं, प्लीज उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना हम लोगों को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता रहेगा। और दोनों गार्डियंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटजू उन्हें वहाँ पे कोई जवाब दे पाते। उससे पहले हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे एक बार फिर से बीच में बोलते हुए कहती है, हमने कहा ना कि हमने ये काम इंसानियत के नाते किया है, ना कि पैसों के लिए। और अगर सच कहूँ तो हमने फ्री में इस गेट को रिपेयर नहीं किया, हम लोग भी 50 एलएम के अंदर जाना चाहते थे, इसलिए एसाटजू यंग ने इसे रिपेयर किया है। और वैसे भी तुम लोग तो मामूली सी गेट गार्डियंस हो, तुम लोग हमारे लिए भला क्या ही कर लोगे। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्डियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, ये गेट तब से यहाँ पे मौजूद है जब से 9th एलएम को बनाया गया था। अगर हम लोग 50 एलएम के अंदर जाकर किसी को ये बताएं भी तो कोई इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एसाटजू ने इस गेट को रिपेयर करके हमारे ऊपर जो एहसान किया है उसे चुका पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पहले की हुई गलती के लिए माफी मांगता है। उस गार्डियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू उसे तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, क्या तुम बस इतना ही कहने वाले थे। जिस पे हम देखते हैं कि वो गार्डियन वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से अपने पास एक टायर को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे ओपन कर देता है, जिसके अंदर लगातार ट्रेस रखे हुए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे एसाटजू के सामने अपना सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज आप हमारे साथ हमारे 50 एलएम के अंदर चलिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को वहाँ पे जो भी खर्च होगा उसका सारा खर्च हम उठाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि एसाटजू कभी भी हमारे 50 एलएम के ऊपर गुस्सा ना करें। उन गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटजू अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखते हैं, जो देखकर मिस निंग्यू मुस्कुराती भी उन दोनों से कहती है, खड़े हो जाओ। लेकिन वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे खड़े नहीं होते, वो उल्टा वहाँ पे एसाटजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, आपने गेट ऑफ वारुअर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, पर जिस किसी ने भी किया था वो यहाँ से भाग चुका है, जिसे पकड़ पाना हमें नहीं लगता कि हमारे बस में है। तो इसलिए एसाटजू हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उस मुजरिम को पकड़ने में हमारी मदद करें। उन गार्डियंस कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो टायर उड़ते हुए खुद ब खुद ही वहाँ पे एसाटजू के पास जाने लगा था, जिसे मिस निंग्यू अपने पास रख लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एसाटजू वहाँ पे कोर्टरूम में उन दोनों गार्डियंस से कहते हैं, तुम दोनों बस अपनी ड्यूटीज के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर एसाटजू अपने डिसेबल्स को वहाँ से आगे बढ़ने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एसाटजू की ड्रैगन स्टारशिप वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ 50 एलएम के अंदर एंटर कर जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को 50 एलएम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ तबाही मची हुई थी। वहाँ पे इतने ज्यादा डिमोस थे कि वहाँ पे आगे बढ़ पाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स आगे बढ़कर एसाटजू के लिए रास्ता साफ करते हुए उन्हें धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस बीच उनके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी डीमन आ रहा था वो उसे वहाँ पे खत्म करते जा रहे थे, जो देखकर बर्नेक्रो भी वहाँ पे इधर उधर देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे इतने सारे डीमंस आ कहाँ से गए। इस डीमन रियलम को देखते हुए तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये डीमंस का नेस्ट बन चुका है। बर्नेक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटजू के फेस के ऊपर एक और लुक आ चुका था, जिसके साथ ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।